लोग जो मेरे पीछे खड़े हैं, आप देख सकते हैं यहाँ सैकड़ों लोग खड़े हैं और इन सब के चेहरों पर यही चिंता है, यही सोच है और एक उदासी है इनके चेहरों पे, क्योंकि इनके घर भी, इनके आशियाने भी छिनने वाले। हम तो नहीं रुकेंगे, हम तो नहीं रुकेंगे। है कि हमारे मिस्टर बीबीएसपी वर्कर थे, भिलाई प्लांट में काम करते थे। अभी हमको बेदखल कर रहे हैं और बच्चे भी यहाँ पढ़ रहे, 10वीं बोर्ड है, तो हम कहाँ जाएंगे बच्चे को लेकर? व्यवस्था नहीं है, रोड में ही आ जाएंगे। न अपने पास कोई बैंक बैलेंस नहीं है, न कुछ नहीं है, बस इसी के सारे जीवन जी रहे हैं और इसी के सारे मरना। हफ्ते के अंदर अगर हमारी समस्याओं का निदान नहीं हुआ तो हम सीधे मुख्यमंत्री के पास जाके धरना में बैठे। को तो एकदम हार्ट अटैक हो जाएगा ऐसा लगता है ना, तबीयत खराब लगता है। इतने साल से रह रहे तो कुछ तो हमको चाहिए ना। अवैध नहीं कह सकते, ये वैध है। भारत का कोई नागरिक अवैध नहीं है, हर नागरिक वैध है जो यहाँ रहता है, यहाँ लोकतंत्र में भागीदारी करता है। तो इसलिए हम सरकार से ये चेहरे आप देख रहे हैं, क्या ये भिलाई स्टील प्लांट को, यहाँ के प्रशासन को थैंक यू बोल पाएंगे? आप क्या सोचते हैं कि क्या आप ऐसी दशा में भिलाई को थैंक यू बोल पाएंगे? नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र, आप देख रहे हैं 10 CG खबर। कल्पना कीजिए, सोचिए कि जिस घर में उसे रहते हो 50 साल, 60 साल या 20 साल भी आपको हो गए हो, वो घर आपसे छीन जाए, वो आशियाना आपके हाथ से चला जाए तो क्या बीतेगी? ऐसा ही कुछ अनुभव कर रहे हैं ये लोग जो मेरे पीछे खड़े हैं। आप देख सकते हैं यहाँ सैकड़ों लोग खड़े हैं और इन सब के चेहरों पर यही चिंता है, यही सोच है और एक उदासी है इनके चेहरों पे, क्योंकि इनके घर भी, इनके आशियाने भी छिनने वाले हैं। और ये क्या सारी बात है, मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। आप देखिए, जिस जगह मैं खड़ा हूँ, आप देखेंगे ये आसपास का ये पूरा एरिया, ये है सेक्टर 9 का हॉस्पिटल सेक्टर। इसे कहा जाता है भिलाई का हॉस्पिटल सेक्टर और नाम से ही आप समझ रहे होंगे हॉस्पिटल सेक्टर, यानी यहाँ ये सेक्टर बसाया गया था। ये पूरी अर्थव्यवस्था इनकी जो है डिपेंड थी सेक्टर 9 अस्पताल पे। सेक्टर 9 में ये अटेंडेंट या फिर अन्य विभिन्न प्रकार के कार्य करते थे। पर अब जैसे जैसे परिवर्तन हुआ है तो कुछ लोग भिलाई स्टील प्लांट में ठेका श्रमिक के रूप में भी काम करते हैं। आपको बता दूं कि ये हॉस्पिटल सेक्टर लगभग 60 साल पुराना है। 60 साल पहले इस पूरे सेक्टर को बसाया गया था और सबकी जीविका का आधार पहले भिलाई स्टील प्लांट और हॉस्पिटल ही था, पर धीरे धीरे बदली हुई है। पर अब विषय बात यह है कि 2016 में पहली बार इनको नोटिस दिया गया। नोटिस था बेदखली का, यानी इनको अपने घर खाली करने थे। कारण ये बताया गया कि अब जिस आवास में ये इतने सालों से रह रहे हैं वो आवास हो गए हैं कंडम। फिर ये सब पहुंच गए न्यायालय की शरण में। अब उसके बाद अब 25 में फिर से एक बार नोटिस मिलना शुरू हो गया है और अब इन सब के चेहरों में चिंता है भविष्य की, अपने भविष्य की, अपने बच्चों की भविष्य की। ये कहाँ जाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, क्योंकि ये अर्थव्यवस्था से इतने मजबूत नहीं है कि ये तुरंत कहीं पर अपना घर बना लें, कहीं प्लॉट खरीद लें। अब सबके सामने विषय है उनके आशियाने का और सबकी सोच क्या है, बस इतनी है कि इनको एक आशियाना मिल जाए, या तो प्रधानमंत्री आवास मिल जाए, या फिर इन्हीं घरों का संधारण कर दिया जाए, या कोई ना कोई इनको व्यवस्था दे दी जाए। अब आगे की बात इनसे समझते हैं, जानते हैं कि किस प्रकार की चिंता इनके चेहरों पे है, इनके मन में है। जी, क्या नाम है आपका? चंद्रलीला जी, कब से यहाँ रहते हैं? मैं 25 साल से, 25 साल के ऊपर हो गया मेरे को रहते हुए। नोटिस मिला है आपको भी? हाँ, नोटिस मिला है मेरे को। क्या है नोटिस में? नोटिस में खाली करने के लिए नोटिस दिया गया है ना? हाँ। तो अब क्या सोचते हैं आप लोग? हम लोग सोच रहे हैं कि हमारे मिस्टर बीबीएसपी वर्कर थे, भिलाई प्लांट में काम करते थे। अभी हमको बेदखल कर रहे हैं और बच्चे भी यहाँ पढ़ रहे, 10वीं बोर्ड है, तो हम कहाँ जाएंगे बच्चे को लेके? इसीलिए हमें चिंतित है कि हमें घर ये रिपेयरिंग करके हमें दिया जाएगा। जी अम्मा, कब से रह रहे हो यहाँ? 94 से। 94 से? कोई घर है कहीं पर और आपका? नहीं, कहीं पर घर नहीं है, यही तो हवा लोग कहाँ जाएंगे अब? यही तो, यही घर है, यही सब। हम लोग सरकार कोई घर दे, हम रहेंगे, हम कहाँ जाएंगे छोड़ के यहाँ ले। अब ये घर जब टूट जाए या बेदखली हो जाए तो मैं कहाँ जाऊँ फिर? कहाँ जाओ? रोड में थोड़े रहो, दे सरकार हम लोग जमीन दे, घर दे बना के। और कुछ व्यवस्था नहीं है अपन के पास? कहीं व्यवस्था नहीं हमारे पास। सरकार है, जो कुछ व्यवस्था है सरकार करिए, हमारी व्यवस्था। कहाँ जाएंगे अब? यहाँ तो व्यवस्था रहे ना,
हाँ डिप्टी करेंगे बीएसपी में। जी भैया, आप यहाँ कब से रह रहे हैं? मैं करीब 15 साल से। ऐसा? हाँ। तो अब कोई व्यवस्था है आपके पास? और कोई व्यवस्था नहीं है। जब घर टूट जाएगा, छिन जाएगा आपसे, तब क्या करेंगे? हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, रहने का कोई व्यवस्था नहीं है, रोड में ही आ जाएंगे। न अपने पास कोई बैंक बैलेंस नहीं है, न कुछ नहीं है, बस इसी के सारे जीवन जी रहे हैं और इसी के सारे मरना है। लेकिन यदि हमारा आवास ही नहीं छिन जाएगा तो समझ जाओ कि हम लोग रोड में ही रहना पड़ेगा। जी भैया, आप कब से हैं यहाँ पर? मैं यहाँ 25 साल से हूँ ऐसा? और मैं गरीब आदमी हूँ, मेरी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है और मैं यहाँ पर मजदूरी करके निवास कर रहा हूँ। और हम लोगों को बीएसपी जो है नोटिस दे चुका है कि आप लोग इस मकाम को खाली करो। तो हमारे कहना है कि हम मकाम को खाली करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते हमको आप जमीन दो मकाम बना के, क्योंकि नगर निगम से 10 एकड़ जमीन के लिए अलाटमेंट प्रेम प्रकाश पांडे के समय से हो गया, मगर सरकार जो है अभी हम लोगों को गुमराह में डाल रहा है, क्योंकि ये जमीन जो है हमारे बाप दादा पुरखाओं से ये जमीन हम लोगों का, मगर हमारे जमीन में आकर इस भिलाई स्टील प्लांट को बनाया गया और 2 रुपया में लिया गया। 70,000 में गांव को बेच के दूसरे जगह लोगों को दिया गया है और हम ही लोगों को और हम गरीब लोगों के ऊपर शोषण कर रहा है। ये तो अन्याय है। दर्द इनका छलक रहा है, क्योंकि जैसा आप जानते ही होंगे कि भिलाई स्टील प्लांट जब बना तो यहीं के लोगों की जमीन को रखा गया, छीना गया, सस्ते में लिया गया और फिर बाद में आवाज दिए गए। अब उनको बेदखली की जा रही है। जी क्या कहेंगे? जी, हमको हमारे सेक्टर को तोड़ने के लिए कई बार नोटिस दिया गया, फिर भी हम पीछे नहीं हटे। हम लोग संवैधानिक रूप से लड़ रहे हैं संगठन की मदद से। लेकिन कल हम लोग कलेक्टर को ज्ञापन सौंप के आए हुए हैं और हमने वहाँ यही मांग को लेकर यही रखा गया कि 1 हफ्ते के अंदर अगर हमारी समस्याओं का निदान नहीं हुआ तो हम सीधे मुख्यमंत्री के पास जाके धरना में बैठेंगे। सबसे पहले बात तो ये है सर, सबसे पहले स्कूली शिक्षा बहुत प्रभावित हो रही है। यहाँ कम से कम 400 से 450 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं। आसपास के ही क्षेत्र में गरीबी रेखा के नीचे से मतलब कि पढ़ाई कर रहे हैं। तो सोचिए अगर तोड़ देंगे तो बच्चे शिक्षा से वंचित हो जाएंगे, सीधा सीधा उनको शिक्षा ज्यादा प्रभावित हो रही है। और यहाँ पे हमारे नानी नाना पूर्वज जितने हैं सब यहाँ पे बीएसपी को सेवा दे चुके हैं 60 सालों से। और अगर बीएसपी को ही दिया गया तो बीएसपी की जिम्मेदारी बनती है कि हमें ना हटाया जाए, क्योंकि हम उन्हीं को सेवा दे रहे हैं, हमारे माँ बाप। तो ये चीज हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है। एक तो और हम जो नवयुवा हैं, हमारे रोजगार को भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है कि हम अगर यहाँ से निकाले जाएंगे तो हम जाएंगे कहाँ? वोट मांगने के समय तो हम लोग वैध हो जाते हैं, लेकिन नोटिस देने के समय और यहाँ से निकालने के समय हम अवैध कब्जाधारी कहलाते हैं। तो ये कहना बहुत गलत है। जी क्या कहेंगे? अगर घर टूटेंगे तो क्या करेंगे आगे? जी, हम लोग घर टूटेगा तो बेघर हो जाएंगे, इसीलिए तो हम लोग यहाँ पे लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमारा घर तोड़े ना, हमको कुछ बना के दे सरकार, हमारी व्यवस्था करे। हमारे बच्चे 1ली से 12वीं तक यहीं पढ़ रहे हैं, यहीं पे गवर्नमेंट स्कूल है, तो हमारे लिए कुछ तो है। हम बेरोजगार हो जाएंगे, घर टूटेगा, यहीं हम काम करते हैं। हमारी रोजी कोई ठिकाना है दूसरा? नहीं है हमारा ठिकाना नहीं। मैं तो शादी होके यहीं आई हूँ, 40 साल हो गया मुझे आके, और यहीं गवर्नमेंट स्कूल में रसोईया हूँ और यहीं मतलब काम कर रही हूँ। तो सबको मिलना चाहिए। जब सोचते हो इस बात को लेकर कि घर छीनने वाला है तो कैसा अनुभव होता है? अरे हम लोग को तो एकदम हार्ट अटैक हो जाएगा ऐसा लगता है ना, तबीयत खराब लगता है। इतने साल से रह रहे तो कुछ तो हमको चाहिए ना भाई, घर चाहिए ही। जी घर छीनने वाला क्या लगता है सोच के? देख बेटा, सरकार है एक बिंडिल घर लदे, यहाँ से भगाए मत। सरकार है रिपेयरिंग करके दे। बच्चा मन जब पढ़ा थे, अभी नजदीक में पढ़ा थे, अगर घर टूटी दूसरा जगह दे दी दूर में घर बना के, तो बच्चा मन आए जाए साधन नहीं रहा है, बेघर हो जाए बच्चा। मोर माने सरकार है, मोदी सरकार और मुख्यमंत्री ये में मिल के बिंडिल रिपेयरिंग करके बनाए, बच्चा यहीं रहा है और पढ़े। और जो मजदूर करे सेक्टर 9 में बीएसपी में, वो यहीं से आ जाए। अगर दूसरा जगह दे दी तो आ जाए बर तकलीफ पड़ी। अगर सामने बना ही बिंडिल में
मकान जगह में तो पूरा बनाए बिना वहाँ से हटाए नहीं। रुकेंगे हम तो नहीं झुकेंगे, हम तो नहीं रुकेंगे, हम तो नहीं झुकेंगे, हम तो नहीं रुकेंगे, हम तो नहीं झुकेंगे, हम तो नहीं रुकेंगे, हम तो नहीं झुकेंगे, हम तो नहीं हटेंगे, हम तो नहीं बटेंगे, हम तो नहीं हटेंगे, हम तो नहीं बटेंगे। हम है गरीब मजदूर हमें ना उजाड़ो, हमें गरीब मजदूर हमें ना उजाड़ो, हम है गरीब मजदूर हमें ना उजाड़ो, हमें गरीब मजदूर हमें ना उजाड़ो। हे! हम तो नहीं रुकेंगे, हम तो नहीं झुकेंगे। हम तो नहीं रुकेंगे, हम तो नहीं झुकेंगे। तो आपने सुना, हम हैं गरीब मजदूर हमें ना उजाड़ो। कलादास ढहरिया जी हमारे साथ में है, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के प्रदेश के सचिव हैं, इनके साथ लगे हुए हैं, इनके आंदोलन को जोर दे रहे हैं। कलादास जी, कैसे देखते हैं इनकी इस स्थिति को? इनका आंदोलन बहुत जायज है, क्योंकि हमारे देश के अंदर जो भी नागरिक है उनको मौलिक अधिकार मिलनी चाहिए, और इनकी लड़ाई रोटी कपड़ा और मकान के लिए है। जो संविधान में लिखा हुआ है वो इनको मिलनी चाहिए। सवाल ये है कि ये अवैध है कि वैध है, ये कहने की बात कोई तय नहीं कर सकता इसको, क्योंकि ये बीएसपी के कर्मचारी हैं, बीएसपी में काम करते हैं, परमानेंट इनके परिवार थे, इनके दादा परदादा इनको ये अलॉट हुआ था, ये उनके बच्चे हैं, ठेका श्रमिक के रूप में काम करते हैं, तो इनको आप अवैध नहीं कह सकते, ये वैध है। भारत का कोई नागरिक अवैध नहीं है, हर नागरिक वैध है जो यहाँ रहता है, यहाँ लोकतंत्र में भागीदारी करता है। तो इसलिए हम सरकार से चाहते हैं कि इनको, इन गरीबों को इनका आशियाना मत छीनो, इनको रहने दिया जाए, और अगर मान लिया जाए बिल्डिंग को आप जर्जर कहते हैं तो आप उसको सुधारो, संधारण करो, या फिर इनकी आसपास में इनको जमीन में आप मकान बना के दो, ताकि इनकी जो रोजगार है वो हॉस्पिटल से सेक्टर 9 अस्पताल से चलता है और संयंत्र से चलता है। अगर दूसरे जगह ले जाएंगे तो इनकी रोजगार पर भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। किसी और जनप्रतिनिधियों से आप लोगों ने बात की क्या अभी? जी, हमने लगातार यहाँ का विधायक है देवेंद्र यादव, उनसे भी बात किया, यहाँ का सांसद है विजय बघेल, उनसे भी बात किया, और लगातार, और शिक्षा मंत्री से गजेंद्र यादव जी हैं, उनसे भी हम तो बच्चों को लेकर गए थे, यहाँ के 350-400 बच्चों को। क्या कहते हैं सारे जनप्रतिनिधि आप लोगों से? सभी लोग यही कहते हैं कि कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत करिए। एक तरफ ये कहते हैं और दूसरी तरफ नोटिस लगातार आ रहा है। तो इससे पता चलता है कि जनप्रतिनिधियों को जितना सीरियस हमारे प्रति होना चाहिए, शायद उतना सीरियस नहीं दिख रहे हैं। तो आप सुन रहे हैं, एक तरफ लगातार नोटिस आ रहा है, सब जगह गुहार लगा रहे हैं, पर बस आश्वासन पर आश्वासन मिल रहा है, पर कोई इनका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। दिखाऊं आप देख पाए, चूंकि अंधेरा भी हो चुका है, आप घरों की स्थिति समझ सकते हैं कि ये जर्जर हो चुके हैं। अब इनका कहना यह है कि दो विषय है कि अगर यहां से इनको बहुत दूर ले जाया जाएगा तो दिक्कत इनके लिए, इनके जीवन यापन की, रोजी रोजगार की भी हो जाएगी। तो ये चाहते हैं कि अगर इनको प्रधानमंत्री आवास दिया जाए तो ज्यादा अच्छा यही होगा कि कहीं आसपास में प्रधानमंत्री आवास बन जाए। खैर जो भी हो, पर पहली प्राथमिकता तो ये है कि इन सबको छत मिल जाए। मैं अगर एक एक से बात करूंगा, सबका दर्द एक सा है। बड़ी बात कि क्या 702 ये परिवार, 702 ये घर, जिन्होंने अपना खून पसीना भिलाई स्टील प्लांट को, भिलाई को दिया है, अब वो बेघर हो जाएंगे। आपको बता दूं, कल ही भिलाई में एक बड़ा आयोजन हुआ था, थैंक यू भिलाई। अब आप सोचिए, ये जो चेहरे आप देख रहे हैं, क्या ये भिलाई को, भिलाई स्टील प्लांट को, यहाँ के प्रशासन को थैंक यू बोल पाएंगे? आप क्या सोचते हैं कि क्या आप ऐसी दशा में भिलाई को थैंक यू बोल पाएंगे? मुझे तो नहीं लगता। आप सोचिएगा, सोच के बताइएगा, कमेंट जरूर करें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। खबरों के लिए बने रहें द सीजी खबर के साथ। धन्यवाद।